हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ का पार्ट 2, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड एंड पर्सन्स ऑफ डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ के कुछ पॉइंट्स के बारे में, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर गिवन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सेक्शन 11 क्या बोलता है अबाउट द कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़। सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग every person is competent to contract who is of the age of majority according to the law to which he is subject, and who is of sound mind and who is not disqualified from contracting by any law। तो इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि हर वो पर्सन जो कि मेजर है यानी कि माइनर नहीं है और वो साउंड माइंड का पर्सन है एंड ही इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ, वो पर्सन कॉम्पिटेंट होगा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की। ये सेक्शन 11 बात कर रहा है। तो मेनली इसमें 3 चीज़ें बोली गई, राइट, कि एज ऑफ मेजॉरिटी इंपॉर्टेंट है, साउंड माइंड इंपॉर्टेंट है, नॉट डिस्क्वालिफिकेशन बाय लॉ इंपॉर्टेंट है। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि माइनर के साथ अगर एग्रीमेंट आप कर भी लेते हो तो वो वॉइड होता है और उसके कुछ फर्दर इम्पैक्ट्स भी होते हैं। हमने वो डिस्कस किए थे, इफ़ेक्ट्स डिस्कस किए थे माइनर के साथ एग्रीमेंट के। तो फर्स्ट जो हमारी कॉम्पिटेंसी का टेस्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया था हमारे पिछले वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आपको माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के इफ़ेक्ट्स के पॉइंट्स आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ का पार्ट 1, उसमें कम्प्लीटली हमने माइनर के बारे में डिस्कस किया है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम लॉ, जो है वो कैसे हमारी पार्टीज़ को केपेबल बनाती हैं टू कॉन्ट्रैक्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेकेंड पॉइंट, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स, अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट if at the time he makes it he is capable of understanding it and form rational judgment as to its effect। अब फ्रेंड्स, जो डेफिनेशंस होती हैं वो आपको एज इट इज़ लिखनी होती हैं। तो इजी तरीका ये है कि आप मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करके जो है डेफिनेशन को याद कीजिए, उससे आपकी डेफिनेशन आपको इजीली लर्न हो जाएगी। सो सेक्शन 12 ये बोलता है कि पर्सन को साउंड माइंड का तब बोला जाएगा जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा होगा, तब उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर बिल्कुल क्लियर है एंड वो रैशनल जजमेंट फॉर्म कर रहा है अपने इंटरेस्ट को देखकर। ओके, सो ये सेक्शन फर्दर स्टेट करता है दैट अ पर्सन हु इज़ यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड, एक पर्सन जो कि वैसे तो अनसाउंड माइंड का होता है बट कभी कभी वो साउंड माइंड का भी हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है ओनली व्हेन ही इज़ ऑफ साउंड माइंड, जब उसका माइंड साउंड होगा। यानी कि अगर कोई मोस्टली इंसान पागलों की तरह बिहेव करता है, जब वो पागलों की तरह बिहेव नहीं कर रहा तब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है और वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी होगा। ओके, एंड फर्दर इस सेक्शन में ये भी कहा गया है कि एक पर्सन जो कि यूजुअली तो साउंड माइंड का होता है, यानी कि वो जनरली साउंड माइंड की तरह बिहेव करता है बट ओकेजनली कभी कभी अनसाउंड माइंड हो जाता है, तो जिस टाइम वो अनसाउंड माइंड का होगा तब उसका बनाया हुआ कॉन्ट्रैक्ट वो वैलिड नहीं होगा। इसमें एग्जाम्पल देंगे, जब पर्सन ड्रंक होता है, व्हेन अ पर्सन इज़ ड्रंक, उस टाइम जब वो कम्प्लीटली ड्रंक होता है वो साउंड माइंड का पर्सन नहीं माना जाता, और जब उसने ड्रिंक नहीं किया होगा तब वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा तो ऑब्वियसली वो वैलिड होगा, बट जब वो ड्रंक होगा उस टाइम पे बनाया गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। So if the unsoundness of mind is cited as ground for incompetency to enter into contract, he must prove that he was of unsound mind। उसे प्रूव करना होगा कि मैं उस टाइम पर अनसाउंड माइंड में था जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया। तो ये है कि अगर आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बनाना चाहते हैं, राइट, वॉइड बनाना चाहते हैं तो आपको ये प्रूव करना होगा कि आप उस टाइम पर अनसाउंड माइंड के थे। तो ये भी पॉइंट है इस सेक्शन के अंडर। अनसाउंड माइंड जो है वो कहाँ से अराइज हो सकती है। इट मे बी ड्यू टू इडियोसी, यानी कि एक पर्सन जो है वो इडियट्स की तरह बिहेव कर रहा है। आगे है ल्यूनेसी और इंसैनिटी, यानी कि पागलपन, ड्रंकननेस, नशे में, हिप्नोटिज्म, अगर किसी ने हिप्नोटाइज कर रखा है किसी पर्सन को, उस टाइम पे भी अगर वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। आगे मेंटल डिके के कारण, मेंटल डिके जो है वो मोस्टली एज के कारण आ जाता है। जैसे कई बार
जो बूढ़े लोग होते हैं वो बोलते नहीं है कि सठिया गए, तो इसका मतलब ये है कि वो मेंटल डिके के कारण उनका जो कैपेसिटी है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए वो कम हो गई है। तो इन चीज़ों से अनसाउंडनेस अराइज हो सकती है। सो फ्रेंड्स, ये था अनसाउंड माइंड, पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड के रिलेटेड जो भी आपने कंटेंट मेंशन करना है एग्जाम में, उसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। आगे डिस्कस करते हैं कि पर्सन्स डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ कौन कौन है। तो पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ जो होते हैं वो पर्सन्स हैं जिन्हें कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से सख्त मनाही है। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर भी करते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं माना जाता। तो आइए देखते हैं वो कौन से पर्सन्स हैं जो कि डिस्क्वालीफाइड हैं फ्रॉम एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट बाय लॉ। सबसे पहले है एलियन एनिमी। एन एलियन एनिमी इज़ अ पर्सन हु इज सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री। एलियन कौन होगा? एक पर्सन जो कि फॉरेन कंट्री से आया है और वो फॉरेन कंट्री का सिटीजन है। एलियन हुज कंट्री इज एट वॉर विद इंडिया, जिसकी कंट्री हमारे साथ वॉर पर है उसे हम एलियन एनिमी बोलेंगे। तो नो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एंटर्ड विद एलियन एनिमी ड्यूरिंग वॉर पीरियड। जिस टाइम पे हमारे बीच में और उसकी कंट्री के बीच में अगर वॉर चल रहा है, उस टाइम पर अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एलियन एंटर करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। Contracts entered into before the declaration of war is either suspended or terminated, but during the war are unenforceable। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स टू नोट कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स अगर बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर एंटर किए गए हैं, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या तो वो स्टे किए जा सकते हैं, यानी कि डिले कर देंगे कि हाँ जब वॉर ख़त्म होगी हम तब इनके बारे में बात करेंगे, या फिर वो कम्प्लीटली टर्मिनेट कर दिए जाते हैं। बट जो कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग द वॉर एंटर किए जाते हैं वो कम्प्लीटली अनएनफोर्सेबल होते हैं, कम्प्लीटली इनवैलिड होते हैं। ओके, आगे है फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर्स। ये जो पर्सन्स हैं ये भी डिस्क्वालीफाई किए गए हैं लॉ के द्वारा एंटर करने में कॉन्ट्रैक्ट में। दिस पर्सन्स हैव अ राइट टू कॉन्ट्रैक्ट। इनके पास राइट तो होता है टू कॉन्ट्रैक्ट, बट ये हमारे कोर्ट्स में सू नहीं किए जाते अनलेस दे चूज टू सबमिट देमसेल्व्स टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आवर कोर्ट्स। अगर वो खुद ही परमिशन दे देते हैं कि हाँ अगर हम नहीं परफॉर्म करेंगे कॉन्ट्रैक्ट तो हम आप ही के कंट्री के कोर्ट में पेश होंगे, तो ऑब्वियसली दे विल बी सब्जेक्ट टू आवर लॉ, आवर कोर्ट्स, बट उसके अलावा नहीं, इन पे कोई भी इन्फोर्सेबिलिटी नहीं होती। आगे है कन्विक्ट्स यानी कि जो अपनी सज़ा भुगत रहे हैं जेल में। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस अ कन्विक्ट कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। जब उसकी सज़ा चल रही है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर करता है, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज कम्प्लीटली इनवैलिड। बट आफ्टर द पीरियड ऑफ आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड ऑफ सेंटेंस, और जब वो पैरोल पे है यानी कि वो लीव पे है जेल से, तब वो एंटर कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट में और वो कॉन्ट्रैक्ट कम्प्लीटली वैलिड भी होगा। आगे है कॉरपोरेशंस। कॉरपोरेशंस का मतलब है कंपनीज़। तो जो भी कंपनीज़ जो हैं वो एंटर कर रही हैं कॉन्ट्रैक्ट में, कंपनीज़ खुद तो आर्टिफिशियल पर्सन है ना, उनके बिहाफ पे कुछ एजेंट्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हैं। तो खुद कंपनी नहीं एंटर कर सकती कॉन्ट्रैक्ट में क्योंकि उसकी एक लीगल एंटिटी नहीं है और वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और अपने एजेंट्स के थ्रू यानी कि उसके ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर उसके एजेंट्स के सिग्नेचर्स होने चाहिए, ओनर्स के सिग्नेचर होने चाहिए, ओनली देन इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। आगे है इंसॉल्वेंट्स। एन इंसॉल्वेंट कांट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। इंसॉल्वेंट पर्सन जिसका दिवालिया निकल चुका है वो एंटर नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट में व्हेन द इंसॉल्वेंट इज डिस्चार्ज। बट जब इंसॉल्वेंट सभी लाइबिलिटीज से डिस्चार्ज हो जाता है उसके बाद ही कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। सिक्स्थ पॉइंट इज मैरिड वुमन। मैरिड वुमेन भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकती अपनी हस्बैंड की प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड, यानी कि उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी के ऊपर नो डाउट उसका हक है, बट स्टिल शी कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद रिस्पेक्ट टू हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। मैरिड वुमेन जो हैं वो अपने स्त्रीधन यानी कि अपनी जो क्लेम है लेने के लिए ऑब्वियसली लड़ सकती हैं, उनके साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। एंड अ मैरिड वुमेन कैन बाइंड हर हस्बैंड फॉर नेसेसरी सप्लाई टू हर। ओके, तो ये जो था वो पॉइंट था मैरिड वुमेन के रिलेटेड। सो फ्रेंड्स, हमने आज डिस्कस किए 2 पॉइंट्स मेनली। फर्स्ट था पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, देन हमने डिस्कस किया पर्सन्स डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ फ्रॉम एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आप सभी को इन पॉइंट्स की प्रोविजंस क्लियर होंगी। In case you have any query, you can drop your queries in the comment section. Thank you so much for watching.